Today we will start with new subject corporate governance. Okay, chapter number 1, unit number 1, conceptual framework of corporate governance. Lesson 1 का name क्या है? Introduction to corporate governance. Okay, so जिन्होंने इस सब्जेक्ट से पहले कंपनीज लॉ के बारे में अगर पढ़ रखा होगा या थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उसके लिए ये सब्जेक्ट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर नहीं है तब भी इतना मुश्किल नहीं है ये। हम साथ साथ में पढ़ेंगे, आप समझ सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, बट येस डिफ़िकल्ट है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने डेटा एनालिटिक्स जैसे चैप्टर कर लिया फॉर अ कॉमर्स बैकग्राउंड तो फिर आप ये तो बहुत आसानी से कर सकते हो चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेसन 1, यूनिट 1। ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स you can read yourself now. What is corporate? और corporate और company can be used alternatively या फिर ये इनमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी इज ड्राइवन बाय रोबस्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जो ये मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी, है ना, मॉडर्न है ग्लोबल इकोनॉमी हमारी, राइट, वो ड्रिवन बाय रोबस्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इतना अच्छा उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इतना रोबस्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो वो है ही अच्छा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तभी हमारी मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी इतना बूस्ट कर रही है, राइट। गिर भी जाता है, ये भी तो सब कुछ होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अर्लियर इट इज बेटर, राइट। तो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेल्दी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से capital accumulation happens through collective public and private investing mechanisms such as shares, bonds, mutual funds। बेटा, कैपिटल एक्यूमुलेट करना कब होता है? हैपेंस थ्रू कलेक्टिव पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टिंग मैकेनिज्म। हम कहीं से भी, हमें कैपिटल इकट्ठा करना, किसी भी कंपनी को कहीं से अगर पैसे, उनको ऑब्वियसली कंपनी है वो उसको पैसे चाहिए होंगे, उसको कैपिटल चाहिए होगा, उसको कैपिटल चाहिए होगा तो वो कहाँ से कैपिटल रेज करेगी, कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेगी, उसके पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, कहाँ से करेगी? तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है? या तो वो शेयर से करे, बोर्ड से करे, या म्यूचुअल फंड से करे, या फिर हो सकता है कि वो लोन ले ले, कहाँ से? बैंक से ले ले, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले ले, है ना, किसी एंजल इन्वेस्टर से ले ले। सो द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड एन अमेजिंग अवेकनिंग अमंग यूथ कि उनके खुद के आइडियाज हैं इन्वेस्टमेंट के, या तो शेयर्स, या तो बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईडीसी। बट फ्रॉम वेयर द शेयर्स आर बीइंग इशूड, लेकिन ये जो शेयर्स इशू कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअली कहीं से पैसा ले रहा है और वो बोलते हैं ना हमें हमें हमारे पास ना अभी ना सरप्लस है, कहाँ पे लगाएं हम पैसा? शेयर्स में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो। तो ये शेयर्स और जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आए कहाँ से, किसके शेयर्स है, क्या है ये? तो ये आंसर है कि कंपनी इज इशूइंग दीज शेयर्स। कंपनी इश्यू करती है इन शेयर्स को। क्यों? क्योंकि कंपनी को खुद को पैसे चाहिए। मैंने क्यों चाहिए, वही मैंने बोला कि कंपनी है, उसको कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो अपने शेयर्स बेचेगी। लोगों के पास सरप्लस पैसे हैं तो वो उनको पैसे दे देंगे। किसको? कंपनी को। तो कंपनी को जिनको पैसे चाहिए उनको पैसे मिल जाएंगे, और लोग जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब कॉर्पोरेट और कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, क्या है ये? To channelize this capital efficiency, business organize themselves under corporate identities। तो इसलिए जो बिजनेस है वो अपने आप को क्या करती हैं? कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करा लेती हैं, कॉर्पोरेट बन जाती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज बन जाती है, ताकि वो इशू कर सके शेयर्स वगैरह को, ठीक है। अगर हम सिंपली जाएं तो सबसे पहले कंपनी पे पढ़ते हैं, फिर हम कॉर्पोरेशन पे पढ़ते हैं, ठीक है। इटिमोलॉजी पढ़ते हैं, इनका इटिमोलॉजी इज टर्म के बारे में पढ़ना। इटिमोलॉजी, कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, ठीक है। जो कंपनी है वर्ड
वो किससे आया है? लैटिन वर्ड से, जिनमें है कॉम और पनीज। ठीक है। अब कॉम का मतलब होता है टुगेदर, कम टुगेदर, एक साथ आना, मिलजुल के। ठीक है, टुगेदर, एक साथ आना, मिलकर आना, कॉम। ठीक है। और पेनिस मतलब ब्रेड, पेनिस मतलब ब्रेड, मतलब पीस ऑफ, एक सेकंड, पीस ऑफ ब्रेड हो गया पेनिस। और कम यानी टुगेदर। इंग्लिश में रोटी कपड़े मकान में होता है रोटी, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ब्रेड कमाने के लिए, राइट, है ना। तो यानी कि एक साथ आना ताकि हम ब्रेड कमा सके, ताकि हम खाना कमा सके, ताकि हम पैसे कमा सके। कंपनी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक एसोसिएशन, एक एसोसिएशन किसका? पीपल का, जो इकट्ठे हुए हैं, गैदर्ड हुए हैं, किसके लिए? टेक देयर मील्स टुगेदर, एक साथ अपना मील लेने के लिए। यहाँ पे मील क्या है? मतलब एक तरीके से कमाने के लिए, टू अर्न टुगेदर, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, एक साथ अर्न कर सके, अर्न कर सके। तो इसीलिए कंपनी कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया है। कॉम और पेनिस दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं, विच कॉम मीन्स टुगेदर एंड पेनिस मीन्स अ पीस ऑफ ब्रेड और ब्रेड। ओरिजिनली क्या मतलब? वो एसोसिएशन पीपल जो एक साथ आए हैं अपना मील्स को लेने के लिए। इन कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट सिग्निफाइज जॉइंट इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक की वजह से, इकोनॉमिक एडवांटेज की वजह से कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन करना। और कॉरपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज कॉरपोरेशन? कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट क्या होता है? हम लेट्स डू, प्लीज कॉपरेट विद मी, हम बोल देते हैं, क्या होता है? इस ये भी लैटिन वर्ड से आया है, विच इज कॉर्पस। कॉरपोरेशन भी लैटिन वर्ड से आया है, विच इज कॉर्पस। और कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। और वो है क्या? It established an artificial statutory entity recognized by, if you have read Companies Act 1956 or Companies Act 2013, तो आपने उनकी डेफिनेशन में कंपनी का मतलब पढ़ा होगा। और कॉरपोरेशन का मतलब होता है उसके अंदर क्या? उसके अंदर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है, जिसके अंदर सारी डेफिनेशन दे रखी होती है, उसमें 222 इज ऑफ कंपनी। कॉर्पोरेट का कौन सा होता है, या होता है या नहीं होता? सॉरी, 220, जो सेक्शन 220 होता है वो किसका होता है? कंपनी का होता है। तो वो क्या कहते हैं? 220 कहते हैं कंपनी में, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, वो होती है कंपनी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग। तो अब कॉर्पोरेट क्या होता है? जनरली हमने बोला कि एक आर्टिफिशियल स्टैट्यूटरी एंटिटी जो लॉ, जिसने जो लॉ को रिकॉग्नाइज, जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर सके, दैट इज योर कॉर्पोरेट। ओके। और जो कॉर्पोरेशन है ना, उसको डिफाइन नहीं किया गया कंपनीज एक्ट में, लेकिन ये बोला गया है, क्या बोला गया है? कि कंपनी इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, company has its own independent corporate identity, कि उसकी corporate identity होती है, अलग होती है। मतलब जो उसका कंपनी का मालिक है और जो कंपनी है वो अलग अलग है। उसके एसेट्स अलग होंगे, कंपनी के एसेट्स है तो कंपनी के नाम पे होंगे, कंपनी की लायबिलिटी तो कंपनी की ही लायबिलिटी होगी। कंपनी किसी को स्यू कर सकती है और स्यू हो सकती है, टू बी स्यूड, ठीक है, अपने नाम पे। कंपनी के अपनी सील होती है, खैर वो ऑप्शनल होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है? द कंपनी और द फर्म, द मैनेजर्स और द स्टेक होल्डर्स। ठीक है। कंपनी और फर्म क्या होता है? द स्ट्रक्चरल व्हीकल,
ठीक है, स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर्ड है। Artificial corporate person containing capital pooled by investors to create scaled economic output. Sorry. तो जो कंपनी है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है, आर्टिफिशियल कॉर्पोरेट पर्सन है, राइट। हम उसको क्या मान लेते हैं, पर्सन मान लेते हैं कंपनी को, क्योंकि वो इंडिविजुअल बन चुकी है, अलग से बन चुकी होती है कंपनी, तो उसको हम इंडिविजुअल पर्सन मान लेते हैं। लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल, नकली कॉर्पोरेट पर्सन कंटेनिंग कैपिटल पूल्ड बाय इन्वेस्टर, जिसके अंदर कैपिटल होता है जो कहाँ से आता है, इन्वेस्टर्स देते हैं, टू क्रिएट स्केल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ताकि वो आउटपुट निकाल सके, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। मैनेजर्स कौन होते थे, स्टीयरिंग व्हील, जिनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होता है कंपनी का, राइट, जो चलाते हैं, जो ऑपरेट करते हैं कंपनी को, राइट, स्टीयरिंग व्हील। प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स हायर्ड एज एजेंट्स, जिनको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, प्रोफेशनल होते हैं जिनको हम हायर करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, एज ए एजेंट्स टू ड्राइव डेली टेक्निकल एग्जीक्यूशन, ताकि जो डेली का काम है, डेली ऑपरेशनल वर्किंग्स हैं ऑफ द कंपनी, वो कर सके, ठीक है। सिस्टम ऑपरेशंस और कमर्शियल वर्क फ्लोज, ठीक है। उसके बाद स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स क्या होता है, जो स्टेक होता है, स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होता है, फाउंडेशनल इकोसिस्टम, स्टेक होल्डर्स क्या है, फाउंडेशनल इकोसिस्टम, ये बेस बनाते हैं इकोसिस्टम का कंपनी के, कंप्राइजेस इन्वेस्टर्स। स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आते हैं, जिनके पास स्टेक है, जो इंटरेस्टेड है, जो मतलब कंपनी से, इन्वेस्टर्स हो गए उनको भी, वो भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। स्टेक होल्डर्स एक तरीके से मान लो जिनके उन पे इंटरेस्ट होगा, किस पे, कंपनी पे। इंटरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं कंपनी में। अगर कोई भी अपने पैसे लगाते तो चेक तो करते ना, भाई मेरे पैसे सही सलामत तो हैं, मुझे सही से मिल तो जाएंगे, और सही से मिलने के साथ साथ मैंने क्यों लगाए थे, रिटर्न के लिए, तो मुझे सही से रिटर्न मिल रहा है, जितना बोलो तो मिल रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स को पंचायत रहती है, तो इन्वेस्टर्स को रहता है, एम्प्लॉइज को रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें टाइम पे सैलरी मिल जाएगी ना, है ना। हमारी जो मोराल है वो हो रही है ना, वो सही है ना, तो हमें मोरालिटी मिल रही है ना। कस्टमर्स, हमें सही से प्रोडक्ट सर्विस मिल रहा है ना, हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, उस कंपनी ने हमारे लिए कोई इशू तो नहीं कर दिया ना। उसके बाद पार्टनर्स, ऑब्वियसली पार्टनर्स, क्यों कंपनी के पार्टनर्स, मतलब वही कि जो शेयर होल्डर्स मान लो, क्योंकि वो भी प्रॉफिट चाहते हैं कि हमें कंपनी कैसी चल रही है, उनको तो ओवरऑल देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा, सही से ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही। तो पार्टनर्स एंड कम्युनिटीज इम्पैक्टेड बाय द कॉर्पोरेट एंटिटी, और जिन जिन की वजह से कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, सॉरी, वो कंपनी अफेक्ट करती है, जिन जिन को वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है जिन पे, वो हो गए स्टेक होल्डर्स। ओके, नाउ so these are the core pillars of corporate architectural system, whom company itself manages and the stakeholders. Then legal definition given by different personals. कौन कौन है, सबसे पहले CGI, सॉरी CGM कौन है, चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए, वो क्या कहते हैं, 1819 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी कॉर्पोरेशन की, कि कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल, कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, यानी वो आर्टिफिशियल बीइंग है, वो जैसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल बीइंग, ठीक है। इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है बट होती है, intangible होती है, सेम, वी कांट टच, वी कांट सी, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंप्लीशन ऑफ लॉ, खाली बुक्स में होती है, खाली लॉ में होती है, इन रियलिटी इज नॉट अ बीइंग, is an artificial being in the books of law, in the contemplation of law. और स्टूवर्ट KYD के अकॉर्डिंग क्या था, कॉर्पोरेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स टुगेदर आके, एक साथ आके क्या कर रहे हैं, अंडर स्पेशल डिनोमिनेशन, एक स्पेशल डिनोमिनेशन के अंदर, मान लो ABC लिमिटेड के अंदर आके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कि लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स मेंबर, क्यों, क्योंकि वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बट द कंपनी एग्जिस्ट, चाहे शेयर होल्डर्स में कम एंड गो, शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी एग्जिस्ट
until it is legally dissolved. जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो रहती है, कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है। तो स्टुअर्ट के वाइटी ने क्या दिया, कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, एक टाइटल में एक बॉडी के अंडर, यूनाइटेड इन वन बॉडी अंडर अ स्पेशल डिनोमिनेशन, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है अंडर आर्टिफिशियल फॉर्म एंड वेस्टेड बाय पॉलिसी ऑफ लॉ। उसके बाद प्रोफेसर हैनी क्या कहते हैं, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अपने आप बनाई गई एसोसिएशन है पर्सन की, जो बनती है फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए ही तो बनेगी, कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा उसका, तो उस पे। इट इज अ जुरिस्टिक पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड, उससे अलग जिन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूट किया, वही जो मैंने बोला कि सेपरेट लीगल एंटिटी हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। ये जो पर्सन है, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, इन्होंने मिलके बनाई ए बी सी लिमिटेड, अब ये है, ये कंपनी है, ये अलग होगी, यानी यहाँ पे हम टोटल 4 बीइंग्स को बोलेंगे, एक आर्टिफिशियल है, बाकी 3 ये हैं। तो ये इनकी जो आइडेंटिटी है, ये जैसे इंडिविजुअल है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, वैसे ही एबीसी लिमिटेड भी अलग है, उसको हम इनको से मैच नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर लीगली डिस्टिंक्ट. Now, what are the characteristics of the company? Characteristics of the company, yes, registered body. Company is formed only when registered under Companies Act. तभी बोला गया था सेक्शन 220 में क्या कि a company is legally defined as, क्या company incorporated under this act मतलब 2013 वाला, और any other previous company law, या फिर कोई और पुराना कंपनी लो हो उसके अंदर, लेकिन होना चाहिए रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट के अंदर। द कंपनी मस्ट बी फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रिवेलिंग कंपनी लेजिस्लेशन, या तो पुराने किसी कंपनी लेजिस्लेशन में हो, जैसे कंपनी से 2013 इंडिया, या फिर वो यहाँ पर हो। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी लीगल एक्ट एग्जिस्टेंस, तभी वो बोलेंगे कि उसका जन्म हुआ है, कंपनी हुई है, कब बोलेंगे कंपनी हुई है, जब वो रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट के अंदर, दैट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या, आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन, बारी बोल रहे हैं आर्टिफिशियल बीइंग है, आर्टिफिशियल बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो कौन, कंपनी, ठीक है, कंपनी इज जुरिस्टिक पर्सन, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस, इट हैज नो बॉडी, नो माइंड, नो लिम्स, वो उसकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके अंदर दिमाग नहीं होता, उसके अंदर लिम्स नहीं होता, उसकी कोई सोल, उसकी कोई आत्मा नहीं है, बट पोजेस फुल राइट्स बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ, लेकिन लॉ के सामने उसके पूरे पूरे राइट्स है, पूरी पूरी लाइबिलिटी भी है एज अ राइट। तो इसलिए डिपेंड ऑन द नेचुरल पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू रिप्रेजेंट इट बिफोर द लॉ और इन एनी अदर मैटर, ठीक है, क्या है, और इट एक्ट्स वाया नेचुरल पर्सन, लेकिन वो अब दिखाता तो है कि कंपनी कर रही है, लेकिन एक्चुअली में कौन कर रहा होता है, पीछे से डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, दे आर ऑपरेटिंग द कंपनी, ठीक है। तो पीछे कौन होता है उनके, एक्ट एज अ नेचुरल पर्सन डेजिग्नेटेड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, उनके ग्रुप को डायरेक्टर्स क्या बोलते थे, बीओडी बोल देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो रजिस्टर्ड बॉडी, आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन, नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स और वो एक नहीं है, दे आर डिस्टिंक्ट, इट इज कंसीडर्ड आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, उसका खुद का प्रॉपर्टी होगा, इंकर डेट, एंटर कॉन्ट्रैक्ट, स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेम, वो कंपनी वो किसी और को स्यू भी कर सकती है, किसी को वो भी कर सकती है, लीगली बाइंड भी कर सकती है, और खुद भी लीगली बाइंड हो सकती है, दैट्स व्हाई दे सेपरेट फ्रॉम अदर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी हो सकती है लिमिटेड भी अनलिमिटेड भी, दोनों हो सकते हैं, लेकिन members की liability of the company is limited to their contribution in the shares of the guarantee. Financial liability of the shareholders is restricted. जो कंपनी है उसकी अनलिमिटेड होती है,
लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड होगी। जो ओनर है, जो शेयर होल्डर्स है, जिनके पास शेयर्स है कंपनी के, उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। उनकी कहाँ तक ही रहती है, जहां तक उन्होंने अमाउंट नहीं दिया शेयर्स का अपने। सपोज अ शेयर इज ऑफ 10 रुपीज ऑफ राम, ठीक है, वो भी हम मानेंगे उसने भी क्या बोलते हैं, मान लो एक ही शेयर ले रखा है तो वो भी शेयर होल्डर हुआ, वो भी ओनर हुआ कंपनी का। फिर भी कितना, 10 रुपए का ओनर, जितना भी परसेंटेज बन रहा है, जितना भी उसका डिवीजन बन रहा है उसका। अब उसने 10 रुपए में से 7 रुपीज दे दिए। नाउ ही हैज लाइबिलिटी ओनली ऑफ रुपीज 3। उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी, 3 रुपए। क्यों? क्योंकि 7 रुपए तो उसने दे दिए, अब 3 ही बचे हैं। उससे ज्यादा कंपनी कांट एक्सपेक्ट कि वो देंगे, राम देंगे। ठीक है, 10 की बनती है जिसमें से 7 दे दिए। अगर 10 पूरे ही नहीं दिए होते तो 10 की लाइबिलिटी होती। तो जितने का शेयर लिया है, जितने का उसका शेयर बनता है, उतना ही वो देंगे। और अगर कोई गारंटर है तो वो भी उतना ही अमाउंट देगा जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो द फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज स्ट्रिक्टली कैप्ड, कि इतना ही देना है, लिमिटेड होती है। इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और अगर लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी नहीं है तो गारंटी से लायबिलिटी एक्सटेंड्स ओनली टू द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। खाली जो अनपेड अमाउंट है, नॉमिनल वैल्यू है, वो भी उतना ही। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन होती है, चलते रहते हैं। शेयर होल्डर्स में कम एंड गो बट द कंपनी एग्जिस्ट अंटिल इट इज लीगली डिसॉल्व्ड। मतलब द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। चाहे कोई आ रहा है, चाहे कोई आ रहा है, कंपनी कह रही है मुझे नहीं मतलब, भाड़ में जाओ, वो अनअफेक्टेड रहेगी। लेकिन चाहे मेंबर्स को चाहे डेथ हो रही हो, इंसॉल्वेंट हो रहे हो, पागल हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, हमें नहीं मतलब। लेकिन एज अ लीगल मैक्सिम स्टेट्स, मेंबर्स में कम एंड गो एंड मेंबर्स में, सॉरी, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ये कभी डिसॉल्व हो सकती है जब स्पेशली स्पेसिफिक लीगल प्रोसेस इसका किया गया हो वाइंडिंग अप का, वो तभी बंद होगी। तभी कंपनी जो है परपेचुअली बंद हो जाएगी, परपेचुअली सक्सेशन इसका रुक जाएगा, तब डाउट आ जाएगा, तब स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो हम बोलते हैं कि परपेचुअली सक्सेशन है, चलती रहेगी एंड चलती रहेगी टिल द infinity. Now, a quick revision. You have of company essentials, formulation and latent income, पैनिस की ट्रेड्स क्या थे, रजिस्टर्ड एंटिटी, आर्टिफिशियल, मतलब वही कॉम और पैनिस है ना, कंपनीज का कम टुगेदर आना, पैनिस एंड ब्रेड कमाना। की ट्रेड्स क्या थे, कि रजिस्टर्ड है, आर्टिफिशियल है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंटिन्यूस लाइफ है या परपेचुअल लाइफ है इसकी। ठीक है, उसके बाद है गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, गवर्नेंस ऑफ द कंपनी क्या मतलब, कि कैसे हम गवर्न करते हैं कंपनी को। कंपनी ऑब्वियसली इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स लीगल एंटिटी, बट एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट इज ओन। आर्टिफिशियल पर्सन खुद अपने काम नहीं कर सकता, खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकता, तो फिर कौन करेगा, हु विल रन द कंपनी, हाउ द कंपनी विल बी गवर्न। तो ब्रिटिश लोग क्या कहते हैं, कंपनी को ना मैनेज करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करना चाहिए। और लेकिन फर्दर बाइफिकेशन के बाद जर्मनी में या फिर दूसरे यूरोप कॉन्टिनेंशियल में देखा गया कि 2 टायर बोर्ड्स, नेमली सुपरवाइजरी बोर्ड और मैनेजमेंट बोर्ड रखे गए। एक सुपरवाइज करता है, सुपरवाइजरी बोर्ड, और एक होता है मैनेजमेंट बोर्ड जो मैनेज करता है। ठीक है, देखो, बिकॉज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट टास्क ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव, अपने आप नहीं कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अप अ क्रिटिकल क्वेश्चन, कि कैसे कंपनी गवर्न होगी, कौन गाइड करेगा उसके एक्शंस को। तो ओनरशिप एंड ऑपरेशनल कंट्रोल आर कंप्लीटली सेपरेटेड इन अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। जो ओनरशिप होती है और जो ऑपरेशन होते हैं वो एकदम ही डिफरेंट होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन में। जो शेयर होल्डर्स हैं ऑन द shareholders own the equity capital but elect a professional group of representatives. जो शेयर होल्डर्स है उनके पास तो पावर होती है, वो उनके पास शेयर होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके क्या करते हैं, वोट करते हैं। ये यू कैन से उनके पास पावर होती है, वो इलेक्ट करते हैं किसको, प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, जो दिखाएगा किसको, कि कंपनी कौन चला रहा है। शेयर होल्डर्स नहीं चलाते हैं कंपनी को, बीओडी चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करता है, जिनको कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स देमसेल्व्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स किनको इलेक्ट करते हैं, किनको अपॉइंट करते हैं, बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एट द एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साल में एक बार ही होती है। इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कौन करता है, क्या करता है। ये भी कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है, इसका भी सेक्शन 2 होता है एजीएम में। और एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि कौन डायरेक्टर्स बनेंगे टू मैनेज द कॉर्पोरेट अफेयर्स।
और एजीएम का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 96 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, जिसमें बोला गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी होती है, ईयरली गैदरिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंपनीज डायरेक्टर। और इसके बहुत सारे क्या रूल्स है? फर्स्ट एजीएम जो है वो 9 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम जो है वो 6 महीने में, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। टाइम गैप 15 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पशन किसकी होती है? 1% कंपनी की एग्जाम्पशन होती है। ये सब चीजें होती है। ये किसी को याद रहे तो ठीक है, यू कैन राइट, नहीं तो इट्स ओके। ओनरशिप एंड ऑपरेशनल कंट्रोल completely separated। shareholders own the equity capital, लेकिन इलेक्ट करते प्रोफेशनल ग्रुप को, किसको? बीओडी को करते हैं, जो एनुअल जनरल मीटिंग में टू मैनेज द कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो बोर्ड होते हैं वो लीगली ऑथराइज्ड होते हैं, फॉर्मुलेट करे, और उनके पास लीगली पावर होते हैं कि इनके पास बोर्ड के बाद की वो क्या करे? पॉलिसीज फॉर्म करे। डिफाइन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज एंड ट्रैक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज को, कि वो डिफाइन कर सके, मतलब वही, मतलब कि स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि सही से काम हो रहा है, सही से कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं, सही से ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही क्या होता है? Corporate governance became a well-known concept in our country after the well-known Satyam and Harshad Mehta stock scam जो हुआ था उन पे, राइट। तो इसीलिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है emerged as a major global concept during the structural economic transformation। और वो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? लेट 1980s और अर्ली 1990s में, हैवीली कैटलाइज्ड बाय हाईली प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। कब हुए थे स्कैंडल्स और क्यों हुए थे ये स्कैंडल्स? हर्षद मेहता और सत्यम स्टॉक का स्टॉक मार्केट में हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने छुपकर कंपनी का सहारा लेके, कॉर्पोरेट व्हील का सहारा लेके क्या किया? स्कैम कर दिया। Heavily catalyzed Harshad Mehta और सत्यम स्टॉक scams in India and the collapses of Maxwell Bank of Credit और Commercial International and Polypec in UK। ये क्या है? बीसीसीआई बैंक है, मैक्सवेल और पॉलीपैक यूके का, क्या कर दिया? कोलैप्स कर दिया, वो गिर गए इनकी वजह से। जो ओके, एक 1992 में सर एड्रियन कैडबरी ने एक लैंडमार्क इन द लैंडमार्क कैडबरी कमेटी रिपोर्ट डिफाइंड क्लियरली कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय व्हिच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट को गवर्न करना, उनको देखना, उनको रेगुलेट करना, मतलब कि उनको डायरेक्ट करना। किनको? कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है, उनको दिशा दी जाती है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और कंट्रोल किया जाता है। ये कैडबरी कौन है? कैडबरी वाले ही होंगे ये। ठीक है। उसके बाद इन्हीं स्कैंडल्स की वजह से, इन्हीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत ट्रिगर हुआ कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो रिफॉर्म्स लेके आए थे, हमें गवर्नेंस की जरूरत है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लूपहोल्स एंड द रेजोल्यूशंस इन अ डिफाइंड मैनर, राइट। इट वाज मच नीडेड। So, according to the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज among different participants in an organization such as the board, managers, shareholders, and stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decision on corporate affairs. Okay. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या स्पेसिफाई करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट को। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट को? कि कॉर्पोरेट को हम गवर्न कैसे करेंगे, यानी कि किसके राइट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं राइट को डिस्ट्रीब्यूट करना कि ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा राइट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। उनको उनके राइट्स बताना कि तुम्हारे क्या राइट्स है, तुम्हारी क्या ऑब्लिगेशन है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बताना है। डिफरेंट पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये स्ट्रक्चर बताता है, सच एज द बोर्ड, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, एंड स्पेल्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स, ताकि वो डिसीजन ले सके कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिपेंडेंट ट्राइपॉड है? किसका ट्राइपॉड है? मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर्स का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी विच इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो मैनेजमेंट होते हैं वो ऑपरेटिंग करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है जो डायरेक्ट सुपरवाइज करते हैं मैनेजमेंट को और कंपनी को कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंस क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी हमने बोला इन द मॉडर्न एरा इंटीग्रेटेड ग्लोबल मार्केट रिक्वायर्स कंपनीज टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनली, ताकि हम इन्वेस्टमेंट खाली जैसे इंडिया में ही ना रहते, इन्वेस्टमेंट बाहर भी करें, इंटरनेशनली भी करें, क्योंकि बाहर ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रही है। तो स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स सर्व्स एज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट टू सिक्योर ग्लोबल कैपिटल। क्या हुए कि जो स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के साथ, वो क्या करते हैं, एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट दे देता है। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट यानी कि उसको चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट हो जाती है, पड़ जाती है कि वो ग्लोबली कैपिटल को ले, क्योंकि स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट है, स्ट्रिक्ट है रूल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। जहाँ पे फिर ये है ना कि भाई सही है, ग्लोबलाइजेशन करोगे, आपका जो कंपनी है वो उधर भी बढ़ रहा है, और जो बाहर के लोग हैं वो भी जान पा रहे हैं आपकी कंपनी के बारे में, और वो अपने पैसे को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड लिबरलाइजेशन चेंजेस। तो इसमें क्या इकोनॉमिक एंड लिबरलाइजेशन, अभी हमने बात की ग्लोबलाइजेशन की, अब हम बात करें लिबरलाइजेशन की। ठीक है, क्या जो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं और जो लिबरलाइजेशन चेंजेस होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है कि उनकी वजह से भी ज़रूरी हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कैसे? ओपन इकोनॉमी एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली अब ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी रही नहीं है। एक्सपीरियंस कांस्टेंट स्ट्रक्चरल फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में भी क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है, कांस्टेंट नहीं रह पाए। रोबस्ट, एक हेल्दी कॉम्प्लायंस प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ गई है ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज़ की अनप्रिडिक्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएशंस की वजह से। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएशंस है, उनकी वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट समथिंग। तो दैट्स वाई जो स्ट्रैटेजीज है वो ऐसी हो जाती है, हम एनवायरनमेंट को पहचान नहीं पाते, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते, या वेरी अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है बहुत, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से रोबस्ट कंप्लायंस ज़रूरी हो गया है। दैट्स वाई इकोनॉमिक एंड लिबरलाइजेशन चेंजेस की वजह से, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से, और रिटेनिंग एंड बिल्डिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट, मतलब अगर सही से गवर्न होगी हमारी कॉर्पोरेट, तो बेटा उससे क्या होगा, इन्वेस्टर को भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो भी चाहेगा कि भाई पैसे लगा ही रहे, वो नहीं निकालेगा, नहीं तो वो बोलेगा मेरे को मेरा पैसा वापस दो, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मुझे लग से हो सकता है कि मेरा पैसा तुम डुबा दो, तुम सही से काम नहीं करो, सही से गवर्न नहीं कर रहे अपनी कंपनी को। इसलिए तो डेमोन्स्ट्रेटिंग सिस्टमैटिक अकाउंटेबिलिटी, क्या डेमोन्स्ट्रेट करना कि सिस्टमैटिकली अकाउंटेबल रहो, इंक्रीज करो इन्वेस्टर की सेफ्टी को, स्टेबलाइज करो इक्विटी की वैल्यूएशंस को, बार बार फ्लक्चुएशन ना हो, कभी एकदम ही गिर रहा है स्टॉक, कभी एकदम ही बढ़ रहा है, एंड अट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, जिससे क्या हो, अट्रैक्ट हो सके तुम्हारी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन के कैपिटल के लिए, ताकि तुम इन्वेस्टर को भरोसा दिला सको। उसके बाद मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट, जो रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट है कि मिसमैनेज हो सकती हैं चीज़ें, उसको मिटिगेट करो, ख़त्म करो। एस्टैब्लिश कंटिन्यूस ओवरसाइट प्रिवेंट्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स, रिड्यूसेस रिसोर्स वेस्टेज एंड मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजिक फेलियर्स। अगर आप कंटिन्यूस ओवरसाइट करोगे तो वो प्रिवेंट करेगी, अगर तुम ढंग से स्ट्रक्चरली काम करोगे, गवर्न करोगे, अगर सही से तुम रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम कर रहे हो, अपडेट रख रहे हो, सब कुछ चेक करके रख रहे हो, से काम कर रहे हो, सेफली सेफ्टी से काम कर रहे हो, और ओवरसाइट रख रहे हो, और सब कुछ एक बार बार चेक कर रहे हो, तो वो प्रिवेंट करेगा कि स्कोप की फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो या कम हो, कम करेगा रिसोर्स की वेस्टेज को, स्ट्रेटेजिक फेलियर्स कम होंगे। ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ हो, सस्टेनेबिलिटी रहे,
स्टेबिलिटी रहे, क्या कैसे एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट एनकरेज स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स। मतलब जो ये एस्टैब्लिश करता है, क्या एस्टैब्लिश करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को कि वो एनकरेज करे स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी, ताकि जो हमारे ऑपरेशंस की वजह से स्केलेबिलिटी और इंक्रीज हो और हम मेंटेन कर सके फॉर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उन पे भी हम खरे उतरे। जो बेस जो स्टैंडर्ड्स बना रखे थे, हर कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बेसिस। उसके बाद है रेपुटेशन एंड ब्रांड इक्विटी। रेपुटेशन बनी रहती है, ब्रांड की इक्विटी रहती है, मतलब इथिकल बिहेवियर की वजह से एक डीप मार्केट प्लेस ट्रस्ट बन जाता है इन्वेस्टर के अंदर भी, और मार्केट में भी आपका ट्रस्ट बना रहता है, कंपनी का ट्रस्ट बना रहता है लोगों पर, जो इंक्रीज करता है गुडविल को, है ना, अमंग दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आपकी गुडविल, आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वेंडर्स से इंक्रीज होती है, रेगुलेटर से होता है, और जनरल पब्लिक से गुडविल इंक्रीज होती है, रेपुटेशन अच्छी बनती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। उसके बाद कोर कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनके इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से हो, या फिर वेरी पार्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसके अंदर आपका क्या क्या आता है, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस, सही तरीके से काम हो, अकाउंटेबल रहे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। देखो फिफ्थ आप लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस, सबसे पहले इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस का क्या है, कोर कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इंश्योर करते हैं क्लियर डेलीगेशन, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट रहोगे, तुम अलग अलग रहोगे, तो इंडिपेंडेंस से क्या होता है कि डेलीगेशन में जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करते हैं कि ए बंदा ये करेगा, बी ये करेगा, सी ये करेगा, डी ये करेगा, तो हमारा इंडिपेंडेंट में मतलब हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि हम सही से डेलीगेट कर सके, अनबायस्ड चॉइस हो, बायस्ड ना हो कि हम इसको ज़्यादा दे रहे हैं, इसको कम दे रहे हैं, नहीं। बोर्ड डिसीजन मस्ट स्टे फोकस एंटायरली ऑन इंस्टीट्यूशनल लॉन्गेटिविटी, कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉर्पोरेट है, वो लॉन्ग चले, वो ढंग से चले, वो सही से चले, फ्री फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव ओवररीच। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो ओवररीच ना, और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब सिंपल सिंपल यही कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डेलीगेशन एंड वेल इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉइज इन द गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एनहांस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो अच्छे से हो सके। पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छे से कैसे होगी? क्योंकि अगर डेलीगेशन अच्छे से होगा और सही वेल इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉय होंगे इन दी गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसकी वजह से सही से पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, सही से पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा तो सारे डिसीजन मेड should be focused in the best interest of the company and without any outside force, in the best interest of the company without any outside force from the stakeholders। कोई भी biasness, वही जो हो रही थी, biasness नहीं होगी। the governance practice should be independent from any outside influence and pressure from stakeholders। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे बायस नहीं होना चाहिए, किसी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, मतलब शोकेस्ड रहना चाहिए इन ऑल द डिसीजंस, मैंडेट्स कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर देते रहो, क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, ताकि सबको पता हो, सबको क्या हो, सबको इंफॉर्मेशन पता हो, सबको पता हो मोटा मोटा क्या कर रहे हो। इन ऑल द डिसीजन ऑफ द कंपनी प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इन सच एग्जांपल। जैसे हम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाते हैं तो नीचे हम डिस्क्लोजर देते हैं ना, इससे क्या होता है, एक्यूरेट हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, कंपनी की ऑपरेशनल डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो पता चलती है, एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन पता चलता है, और ये सब मस्ट कम्प्लीटली भी विजिबल होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर से। फेयरनेस, फेयरनेस रखो बेटा, मतलब राइट्स और इंटरेस्ट हर एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स की वो रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्टेड रहे, प्रोटेक्ट करता है स्टेक होल्डर की इक्विटी, फेयर रहे, इक्वल ट्रीटमेंट दो, स्ट्रक्चरली गारंटी फॉर ऑल द इक्विटी इन्वेस्टर्स, सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल भी आ गए, रिटेल भी आ गए, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी आ गए,
सारे के सारे को गारंटी करो कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, बायसनेस नहीं होगी, सबको फेयरनेस मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी रखो, कोई ये ना बोले सब एक दूसरे पे ब्लेम ना करते रहे, कोई भी अकाउंटेबल हो, मतलब डिसीजन मेकर को अकाउंटेबल होना चाहिए उसके डिसीजन के लिए कि उसने वो लिया है, अगर गलत हो जाए कुछ तो ये ना बोले कि मैंने नहीं किया था या कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने लगे हो, ठीक है। They are not taken in consideration with others and an appropriate level of responsiveness दिखाओ भाई, responsibility दिखाओ, responsiveness और रिस्पॉन्स रखो, शुड बी शोकेस्ड बाय डिसीजन मेकिंग बोर्ड, एस्टैब्लिश क्लियर मेट्रिक्स, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स मस्ट एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स, की जो भी आउटकम आता है चाहे अच्छा हो बुरा हो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मेंटेन करे हाई रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स करे टुवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को जवाब देने लायक वो हो। उसके बाद इसी में मैंने आपको बताया अभी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि एनहांस करेगा अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। अ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी प्राइम फोकस होना चाहिए फर्म का, ताकि गड़बड़ ना हो, सबको सब कुछ पता हो कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, ताकि वो मुकरे ना कि भाई हमें तो नहीं था, हमें नहीं पता था, ये हो गया वो हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद मैनेजमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की मैनेजमेंट में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, कैसे होता है। तो वेल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्क क्लोजली टुगेदर, दे आर फंक्शनली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, वो एक नहीं है, वो अलग अलग। आपको हेनरी फेयोल के बारे में पता होगा, जिसने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है 11th-12th में, कि वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, राइट। हेनरी फेयोल रोट द मैनेजमेंट कंसिडर प्राइमरली ऑन डे टू डे ऑपरेशन, तो उनको क्या बोलते थे हेनरी फेयोल को, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। जिन्होंने मैनेजमेंट को कैसे बोला कि क्या है मैनेजमेंट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, एंड टू प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, और फिर कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ठीक है। पहले हमने प्लान किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज वगैरह दी, फिर कमांड करेंगे, हम देखेंगे सही से जा रहा है नहीं जा रहा, कोऑर्डिनेशन करेंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दैट इज योर हेनरी फेयोल। मैनेजमेंट concentrates primarily on day-to-day routines to manage, forecast and plan, to organize, command, coordinate and control. It focuses on maximum on direct productivity. किस पे फोकस करता है कि मैक्सिमम कर सके वो प्रोडक्टिविटी को और कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी को। एफ.डब्ल्यू. टेलर भी था आपके बिजनेस स्टडी में, इन दोनों का डिफरेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट तब था, मतलब 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था इनका डिफरेंस वगैरह भी, कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। अब की जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, उसकी गुडविल सही, मतलब गुडविल अच्छी होएगी नहीं होएगी, किस पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है। और इफेक्टिव और एफिशिएंट में भी डिफरेंस आता था। मैनेजमेंट रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय द कंपनी, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट एक्शन जो कंपनी ले रही है टू टेक द बिजनेस टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके। मैनेजमेंट रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय द कंपनी टू टेक अ बिजनेस टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एफ.डब्ल्यू. टेलर डिफाइंड मैनेजमेंट, अब इसने किया क्या, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है मैनेजमेंट होता है कि हमें पता हो कि हमें क्या करना है, और फिर वो जो हमें जो करना था ना वो हमें किया कि नहीं किया, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे अच्छे तरीके से किए। It operates a hands-on top-down execution process run by corporate executives, यानी वही CEO करता है, MD करता है, लाइन मैनेजर्स यानी वही लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइक मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, और मार्केटिंग मैनेजर, ये सब। Then the majority of the organizations, a top-down approach is followed for management of work and employees. Management team members include director, vice president, manager, CEO, CFO, और फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये इनिशियल होते हैं। और फिर इनमें सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
और इनके ही एडिशनल टू दिस फंक्शनल मैनेजमेंट ऑल्सो परफॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिसोर्सेज, सेटिंग बजट्स, कैरी रिसर्च। तो ये था हेनरी फेयर और ये था एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब आता है मेन कि डिफरेंस क्या है गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट द एग्जीक्यूशन सिस्टम, मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूट करता है सिस्टम को, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरसाइट फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क को देखता है। फोकसेस सबसे पहले क्या है डिफरेंस में, मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में की फोकसेस ऑन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे फोकस करता है कि स्ट्रैटेजिकली हमारा सही जा रहा है नहीं जा रहा, ओवरसाइट करता है और एथिकल बिहेवियर देखते हैं कि हम एथिकली करेक्ट है या नहीं है, ओवर आर्किंग पॉलिसीज और पॉलिसीज वगैरह को देखता है। अब देखो, टेकिंग डिसीजंस एंड इवैल्यूएटिंग देम आर कंसीडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हमने डिसीजन लिया और फिर हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो हमने डिसीजन लिया था वो सही लिया है या नहीं लिया था। मैनेजमेंट यूजुअली इज कंसीडर्ड एज अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, की जो हमने 1 साल बोला था, ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जाम्पल 1 साल बोला था, 1 साल के अंदर वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल था वो हमने अटेन करा या नहीं किया। लेकिन गवर्नेंस क्या होता है, प्राइमरली कंसीडर्ड विद कंट्रोल एंड सुपरविजन एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो कर रही हो एथिकल प्रैक्टिसेस को। गवर्नेंस कैन बी सेड टू सेट द राइट पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नेंस को बोलते हैं कि वो पॉलिसीज को सही तरीके से सेट करे और प्रोसेस कर फॉर इंश्योरिंग दैट थिंग्स आर डन इन एन एथिकल एंड अप्रोप्रिएट मैनर, कि वो एथिकली हो रही हो और सही से हो रही हो, अप्रोप्रिएट मैनर में हो रही हो। सो जो हमारा गवर्नेंस है, हमारा जो गवर्नेंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें क्या आएगा कि हम फोकस करते हैं स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ओवरसाइट, एथिकल बिहेवियर, ओवर आर्किंग पॉलिसीज के लिए। अगर आपको सिंपल अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि गवर्नेंस वर्क्स ऑन एथिकली कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द फर्म, कि वो एथिकली कंट्रोल करे और डायरेक्ट करे फर्म को। और वहीं पे मैनेजमेंट क्या करती है, फोकस करती है कि वो इम्प्लीमेंट करे डे टू डे ऑपरेशंस को, फिर उस टास्क को एग्जीक्यूट करे और डायरेक्ट टारगेट को रीच करें, यानी वही यूजुअली वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो हैंडल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैंडल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स। और जो मैनेजमेंट है वो कौन हैंडल करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लाइक सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, सुपरवाइजर्स, ये सब। ठीक है, उसके बाद है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इंश्योर करता है कि जो बिजनेस सर्व करे स्टेक होल्डर्स को सेफली एंड लीगली, यानी हैंड्स ऑन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट कंसर्न इज हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, और वाइल मैनेजमेंट क्या होता है, हैंड्स ऑन, और कॉर्पोरेट होता है हैंड्स ऑफ। सॉरी, जो गवर्नेंस है वो होता है हैंड्स ऑफ और जो मैनेजमेंट है वो होता है हैंड्स ऑन। ठीक है, इंश्योर द बिजनेस सर्व स्टेक होल्डर सेफली एंड लीगली। लेकिन उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट बिजनेस आर डायरेक्टेड टू फुलफिल द परफॉर्मेंस आउटकम। तो जो मैनेजमेंट वाला है वो हैंड्स ऑन है और जो गवर्नेंस वाला वो हैंड्स ऑफ है। ओके, नाउ आप और क्या क्या लिख सकते हो, ये तो हमने लिख दिया। अब जैसे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस to its policies for smooth working of business, whereas governance seeks to protect the right of interest of stakeholder. Management focuses on growth and development of business with a desired result, whereas governance works on protection and overall control and survival of business. Governance sets the vision and direction of business, while management translate it into practice. मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड एज हैंड ऑन, तो वो हमने बोल ही दिया एक्सरसाइज, वाइल गवर्नेंस जो है वो हैंड्स ऑफ एक्सरसाइज होती है। गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ ओवरऑल लीडरशिप। जो गवर्नेंस है वो क्या है, एक्सरसाइज पूरे के पूरे लीडरशिप की, बट मैनेजमेंट इज द एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशनल लीडरशिप। वो ऑपरेशनल लीडरशिप, वो ओवरऑल लीडरशिप। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, देखो, ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द कंपनीज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग प्लेयर्स। कौन कौन से प्लेयर्स हैं ओवरऑल गवर्नेंस आर्टिस्टिक लाइसेंस सेवरल इंटरनल एक्सटर्नल ग्रुप। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इनमें हमारा इंटरनल ग्रुप भी आता है, एक्सटर्नल भी आता है। तो इंटरनल में कौन कौन है, एक्सटर्नल में कौन कौन है, देखो, इंटरनल जो बिजनेस के अंदर होंगे वो इंटरनल, और जो बिजनेस के बाहर है वो एक्सटर्नल। तो अब इंटरनल में लाइक बीओडी इज योर इंटरनल, चेयरमैन इंटरनल, सीईओ इंटरनल, एमडी इंटरनल, कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इंटरनल, शेयर होल्डर
शेयर होल्डर हम इंटरनल लेंगे या एक्सटर्नल लेंगे? इंटरनल लेंगे। और बाकी एक्सटर्नल पार्टीज में बहुत सारी आ जाएगी। ठीक है, नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइमरी गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, जो देखती है इंस्टीट्यूशन को, ओवरसाइट करती है, देखती है, पहचानती है सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वो ऐसे वैसे। ठीक है, उसके बाद फॉर इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट पब्लिक कंपनीज रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3। और जो प्राइवेट होती है उनके अंदर 2 होने चाहिए। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? पब्लिक में अनलिमिटेड और प्राइवेट में 200 हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते कम से कम, और पब्लिक में 3 कम से कम। देयर ऑपरेशनल mandates are explicitly defined within the corporate articles of association। एक होता है AOA articles of association, एक होता है MOM memorandum of association। तो उसमें से जो AOA है उसके अंदर सारी ऑपरेटिंग मंडेट्स दे रखी होती है, कौन है, क्या है, कैसे करेंगे, क्या ऑपरेशन करेगा कंपनी, मेमोरेंडम क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, वो सब। प्राइमरी गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट। नाउ चेयरमैन लीड्स द बोर्ड फैसिलिटी बोर्ड रूम डिस्कशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में? इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के बीच में। कौन? चेयरमैन। बोर्ड को फैसिलिटेट बोर्ड रूम डिस्कशन, कोऑर्डिनेट करते हैं कम्युनिकेशन किसके बीच में? इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के बीच में। सीईओ या एमडी क्या करता है? द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव लीडर। नाउ सीईओ क्या होते हैं? एमडी हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, सॉरी, हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव लीडर होते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं उनके लीडर होते हैं, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ मैनेज डे टू डे कमर्शियल ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। कौन? एमडी और सीईओ ये करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी लीगल चीज़ों को देखती है, स्टैट्यूटरी को देखती है। द प्राइमरी स्टैट्यूटरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस, इंटरनली लीगल कंप्लायंस को देखते हैं, कंपनी के अंदर हो रहा है नहीं हो रहा है, सही से हो रहा है क्या है। अंडर द कंपनीज एक्ट 13 CS ensures the firms adheres to all the relevant regulatory codes, सारे regulatory codes को follow करे, and board procedures. Okay, now एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंप्राइजेस फंक्शनल डिवीजन। अब एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वही कि एग्जीक्यूट जो करते हैं, लाइक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीएमओ। कंप्राइजेस फंक्शनल डिवीजन हेड्स हुज ओवरसी डेली वर्कफ्लोज, जो डेली वर्कफ्लोज को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वो होते हैं। नाउ शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनीज इक्विटी कैपिटल, राइट। वो मॉनिटर क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स यूजुअली मॉनिटर द बोर्ड फॉर दिस decision taken regarding various matters and keep an oversight over the management. They monitor the board composition, review performance reports और vote करते हैं on major resolutions, कोई SR पास करके और OR पास करके जनरल मीटिंग, चाहे वो AGM हो चाहे वो EGM हो। अब ये सब मैंने क्या बोल दिया अगर लग रहा है ऐसा, तो AGM इज एनुअल जनरल मीटिंग, EGM इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो एक साथ इनमें एक ही बारी होती है, अगर उसके अलावा कोई मीटिंग अगर बुलानी है तो वो EGM होगी। और SR OR पास होते हैं। OR इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, SR इज स्पेशल रेजोल्यूशन, जो पास होते हैं मीटिंग के अंदर। एक्सटर्नल पार्टीज यानी वही सम रेगुलेटरी बॉडीज, ऑडिटर्स, क्रेडिट एजेंसीज और एक्सटर्नल पार्टीज अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रुप्स दैट शेप्स द कॉर्पोरेट पॉलिसी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड वेंडर्स, बैंकिंग पार्टनर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेबी, MCA, TM Ministry of Corporate Affairs, CSR. Now, theories of corporate governance. Several underlying theories explain the relationship between shareholder, board और management. कि shareholder में, boards में और management में क्या relation है? सबसे पहले है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी क्या है? एजेंसी थ्योरी देखते हैं। फाउंडेशनल फिलोसफी क्या कहती है एजेंसी थ्योरी? मॉडल्स द फर्म एज अ नेक्सस ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेयर ओनर्स यानी प्रिंसिपल्स हायर मैनेजर्स एजेंट्स, यानी प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? हायर करते हैं एजेंट्स को
अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स किसको बोला गया? ओनर्स। और एजेंट्स को बोला गया? मैनेजर्स को, राइट। वो हायर करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। द ओनर्स डेलीगेट ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द एजेंट्स, और वो एजेंट्स के अंदर ऑपरेशनल जो अथॉरिटी होती है, ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट ये है कि एजेंट्स आर एज्यूम टू बी रैशनल। जो एजेंट्स हैं उनको एज्यूम किया जाता है कि वो रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड है, विच कैन लीड टू एजेंसी प्रॉब्लम व्हेन मैनेजर्स प्रायोरिटाइज पर्सनल कॉम्पोजिशन। मतलब ये एक एजम्पशन भी मान सकते हो, मतलब एजम्पशन होते हैं यहाँ पे, ही हो जाते हैं एजम्पशन लगा लेते हैं हम कि जो हमारे एजेंट्स है, जो हमारे मैनेजर है, वो ना सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपने आप में इंटरेस्टेड है, अपने प्रॉफिट के लिए इंटरेस्टेड है, उनको अपना देखना है, उनको कंपनी की नहीं पड़ी है, उनको अपने आप की पड़ी है, सेल्फिश हो रखे हैं कि वो रैशनल है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, विच कैन लीड टू एजेंसी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एजेंसी प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ पे मैनेजर जो है वो अपनी प्रायोरिटाइज करेगा पर्सनल कंपोजिशन को, ये देखेगा मैं अपना कंपोजिशन कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊँ, और कॉर्पोरेट पावर को कि मैं अपनी पावर कैसे बढ़ाऊँ और मैक्सिमाइज करूँ शेयर होल्डर की वेल्थ ओवर मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर। जो कंपनी होती है कोई भी, उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि मैं शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाऊँ, उसी से सबको इनडायरेक्टली बढ़ता जाता है। तो उसका फोकस रहता है कि वो अपना पैसा कैसे बढ़ाए, अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाए, रेदर देन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब यहाँ पे एजम्पशन है कि मैनेजर्स और अपॉर्चुनिस्टिक, मैनेजर्स अपॉर्चुनिस्टिक है, सेल्फ सर्विंग है, अपना अपना देखेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली बस घसीट लिया, देख लिया। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स आर नीडेड टू रिलाई इन इंटरेस्ट, और यहाँ पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहिए होगा, देख चल के देखना पड़ेगा, उनके ऊपर बंदे खड़े करने पड़ेंगे मैनेजर्स के ऊपर, ताकि वो चोरी ना कर सके, चोरी इन द सेंस कि भाई घोटाला ना करे। रेमेडी क्या है इसकी? यूजिंग ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन पैकेजेस, ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता हो, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट हो, बाहर से एक्सटर्नल ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट ना हो, बाहर से पता चलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा ऑडिट में। स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स, आईसी जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। क्रिटिसिज्म क्या आ जाती है? इट कैन फोकस टू नैरोली ऑन शेयर होल्डर्स व्हाइल इग्नोरिंग अदर स्टेक होल्डर्स। ये खाली क्या करता है? शेयर होल्डर्स पे फोकस करता है, स्टेक होल्डर्स को तो बोल देता है बाय बाय। एंड मे ओवरसिम्प्लीफाई ह्यूमन मोटिवेशन बाय फोकसिंग सोली ऑन इकोनॉमिक इंसेंटिव, और खाली इंसेंटिव पे चला जाता है और कुछ नहीं देखता। नाउ स्टीवार्डशिप, ये हमने बात करी एजेंसी थ्योरी, ठीक है। नाउ क्योंकि द एजेंसी प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कवर्ड इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश कल्चर्स, ये जो थी ना, ये अमेरिकन और ब्रिटिश कल्चर में थोड़ी ज़्यादा पाई गई थी, क्योंकि और कम जर्मनी, जापान, एशियन कंट्रीज में कम थी ये। देयरफॉर इट इज लेस रेलेवेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ नेशंस, क्योंकि एशिया, हम तो एशिया में वैसे भी, तो इसलिए थोड़ी सी कम थी। तो दूसरी आई एक थ्योरी, दैट वाज द स्टुअर्डशिप थ्योरी। स्टुअर्डशिप थ्योरी में क्या था? फाउंडेशनल फिलोसफी क्या है कि रिजेक्ट्स द आइडिया दैट द मैनेजर्स आर प्योरली सेल्फ सर्विंग एजेंट्स। अब वो ऊपर वाली स्टोरी नहीं मानते कि भाई की जो मैनेजर्स है वो खाली अपना अपना देखते हैं, वो सेल्फिश नहीं है। इंस्टेड ये देखता है कि इट व्यूज मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना काम को जानते हैं। स्टूवर्ड्स है कॉर्पोरेट एसेट्स के, हुआ नेचुरली मोटिवेटेड टू प्रोटेक्ट देम, मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल वेल्थ। जो अपने यहाँ पे इंटरनली मोटिवेटेड है कि हाँ भाई मुझे कंपनी के लिए कुछ करना है, मुझे कंपनी को अच्छा करना है, मुझे कंपनी की वेल्थ बढ़ानी है। कोहेजन क्या आ जाता है? व्हेन द फर्म प्रॉस्पर, अब जब फर्म प्रॉस्पर करेगी, फर्म उन्नति करेगी, स्टूवर्ड पर्सनल गोल सच एज करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नेचुरली फुलफिल। अब उसकी वजह से भाई अगर फर्म अच्छा कर रही है, अगर कंपनी अच्छा कर रही है, तो उसके अंदर के जो एम्प्लॉई है उनको भी बोनस मिलेगा, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिसकी वजह से उसकी करियर की ग्रोथ होगी, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा उसका, तो नेचुरली वो फुलफिल होंगे। एजम्पशन कर लेते हैं कि मैनेजर्स इनहेरेंटली ट्रस्टवर्दी है, हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव है, एम्पावर करते हैं लीडरशिप स्ट्रक्चर को, वर्क बेटर देन डिस्ट्रक्टिव कंट्रोल्स। रेमेडी के डिजाइन करो गवर्नेंस सिस्टम को जो एम्पावर करे मैनेजर्स को, और एम्पावर करे, प्रोवाइड देम ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, कि वो खुद ऑपरेशन कर सके, थोड़ी बहुत पावर उनको जो उनके ऊपर थोपी गई हैं रूल्स वगैरह, उनको थोड़े कम करो ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू गाइड देम। ठीक है, ये आ गया आपका स्टूवर्डशिप में। नाउ द थर्ड वन इज स्टेक होल्डर थ्योरी। थर्ड किसके बारे में? स्टेक होल्डर थ्योरी। टोटल 4 है हमारे पास। तो हमने अभी पढ़ी एजेंसी, फिर हमने पढ़ी स्टूवर्ड, एक है स्टेक होल्डर, और फोर्थ है क्लास हेजोमनी। वो हम अभी पढ़ेंगे क्लास हेजोमनी क्या है।
उससे पहले स्टेक होल्डर थ्योरी छोटी सी है कि फाउंडेशनल फिलोसफी क्या कहते हैं कि एक्सपैंड द स्कोप ऑफ गवर्नेंस बियॉन्ड द इक्विटी ऑनर्स। खाली इक्विटी ऑनर्स के पास हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना हो और भी उसको स्कोप बढ़ाओ। इट आर्ग्यूज दैट द कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद सोसाइटी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है सोशली, मेकिंग इट अकाउंटेबल टू मच वाइडर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्या हमने शेयर होल्डर्स के साथ नहीं कर रखा, खाली हमने तो स्टेक होल्डर्स के साथ कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट। स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स भी आ गए, मतलब नॉट ओनली शेयर होल्डर्स बट ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक दिस। जैसे कि एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटीज, बैंक, एनवायरमेंट पार्टनर्स, गवर्नमेंट, ये वो ऐसे वैसे। एग्जम्पशंस क्या लेते हैं? कंपनीज यूज पब्लिक रिसोर्सेज, कंपनी जो पब्लिक रिसोर्सेज यूज करती है एंड मस्ट रिटर्न द लॉन्ग टर्म सोशल वैल्यू, उसकी वजह से उसको भी कुछ किसको, पब्लिक को देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक रिसोर्स यूज करती है तो उसको भी इन रिटर्न देना चाहिए। लॉन्ग टर्म कमर्शियल सक्सेस रिक्वायर्स बैलेंसिंग मल्टी स्टेक होल्डर इंटरेस्ट की, जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हमारे जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट भी ध्यान रखो। ठीक है, क्रिटिसिज्म आता था कि बैलेंस करके चलो भाई, कंपीटिंग स्टेक होल्डर्स को डिमांड्स को कैन बी डिफिकल्ट, कि बैलेंस करना सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है विदाउट क्लियर प्रायोरिटाइजेशन, कि किसको पहले देना, फिर दूसरे नंबर पे देना, फिर तीसरे नंबर पे देना। फ्रेमवर्क समटाइम्स कॉम्प्लिकेटिंग कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि एक स्टेक होल्डर को तो उससे फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डगमग हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी नहीं बहुत हो जाती है एक्चुअली। उसके बाद फोर्थ है क्लास हिजमनी थ्योरी, क्लास हेजमनी। और फिफ्थ है मैनेजरल हेजमनी, सॉरी दो, फाइव है तेरा टोटल, फाइव। एजेंसी, स्टुवर्डशिप, स्टेक होल्डर, क्लास हेजमनी और मैनेजरल हेजमनी। अब यहाँ पे क्लास हेजमनी में क्या है? फाउंडेशनल फिलोसफी व्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू अ स्ट्रक्चरल लेंस, एक स्ट्रक्चरल लेंस में देखा जाता है। क्या स्ट्रक्चरल लेंस में देखा जाता है? कि आर्ग्यू किया जाता है जो एग्जीक्यूटिव एलीट ग्रुप है, जो अच्छा एकदम रिच क्लास एलीट है, पढ़ा लिखे, रिच, अमीर हैं, एलीट ग्रुप से हाईली कनेक्टेड डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स हैं, यूज बोर्ड सिलेक्शन प्रोसेस टू कीप कंट्रोल विद इन अ स्मॉल पावरफुल ग्रुप। वो जो है ना, वो अपने हाथों में लेके रखते हैं पावर को, मतलब और किसी के हाथ में नहीं आने दे रहे। क्या बिलीव करती है थ्योरी कि जो मेजर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है वो अपने आप को एक क्रीम लेयर की तरह देखते हैं, क्रीम ग्रुप की तरह देखते हैं, एग्जिस्टिंग एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कंसीडर करते हैं रिक्रूटिंग एंड प्रमोटिंग न्यू ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज एज पर देयर नीड एंड टेंड टू प्रमोट न्यू डायरेक्टर्स ओनली इफ दे आल्सो फिट इनटू दैट क्रीम ग्रुप, कि वो अगर उस ग्रुप में है तभी करते हैं। This theory emphasizes that major groups use their power to influence various tasks, managerial practice, organizational setup, but extra in a certain way, जो उनको खुद को हेल्प करता है, उनकी डोमिनेंस को हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए assumptions क्या आ जाते हैं? ये थ्योरी बिलीव करती है that the elite in powerful positions in the organization often makes all the important decisions. Directors tend to choose new members from similar socio-economic background, creating elite groups that prioritize corporate class intervals over the board stakeholders' accountability. Directors will hire the new directions, वो भी उनसे ही similar हो तभी। मैनेजरल में क्या आता है कि सजेस्ट दैट द वाइल बोर्ड्स होल्ड लीगल अथॉरिटी ऑन द पेपर, उनके पेपर के ऊपर द लीगल अथॉरिटी किसकी है? बोर्ड की है। रियल ऑपरेशनल कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के हाथ में होता है, कर तो एक्चुअली में कौन सी रही होती है? मैनेजमेंट कर रही होती है। पावर किसके हाथ में होती है? बीओडी के हाथ में होती है, राइट। तो ये होता है, तो इसलिए एनहांस क्या बोलते हैं, दिस ऑफन लीव्स द बोर्ड एक्टिंग एज अ पैसिव सिंबॉलिक बॉडी दैट रबर स्टैम्प्स मैनेजमेंट प्रपोजल्स ड्यू टू द इंफॉर्मेशन गैप। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि दिस स्टोरी बिलीव्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विद इट्स एग्जिस्टिंग कंट्रोल एंड एनहांस्ड नॉलेज ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस कैन कंट्रोल द डायरेक्टर्स व्हिच कैन लिमिट देयर इन्फ्लुएंस ऑन वेरियस डिसीजंस। ठीक है, कि मैनेजमेंट रूल करे, एक तरीके से मैनेजमेंट के पास पावर दे दो। उसके बाद है मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, क्या है? डिफरेंट रीजन्स हैव डेवलप्ड डिस्टिंक्ट लीगल स्ट्रक्चर्स टू मैनेज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इसमें तीन आ जाता है, एंग्लो सिक्सन मॉडल, जर्मन मॉडल और जापानीज मॉडल। एंग्लो सिक्सन मार्केट ओरिएंटेड मॉडल है आपका, ठीक है। जर्मन मॉडल आपका टू टायर कंटिनेंशियल मॉडल है, और जापानीज और नेटवर्क रिलेशनल मॉडल। तीन टाइप के मॉडल है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तीन टाइप से हम बोल सकते हैं कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले एंग्लो सिक्सन, जिसको हम अमेरिकन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन, जर्मन और जापानीज, practiced in the USA, UK, Canada, Australia. This model focuses primarily on maximizing the value of
स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, नॉट स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। मैक्सिमाइज करना किसकी वैल्यू, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स इलेक्ट करेंगे यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपॉइंट करते हैं, ओवरसी करते हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को। ओके, एक स्ट्रक्चर बनाता है एंग्लो सैक्सन गवर्नमेंट मॉडल। क्या, shareholders will elect board of directors will appoint and supervise managers, and then managers will ultimately manage company. Now, unitary body फीचर्स अ सिंगल यूनिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक ही मतलब सिंगल यूनिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर इंटरनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या रहता है, हाईली डिस्पर्स्ड इक्विटी ओनरशिप विद क्लियर स्ट्रक्चरल सेपरेशन बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि ये शेयर होल्डर है, ये मैनेजमेंट है, एकदम स्ट्रक्चरल क्लियर सेपरेशन होता है। डिस्क्लोजर क्या है, स्टैंडर्ड्स का मैंडेट स्ट्रिक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एकदम स्ट्रिक्ट होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ट्रांसपेरेंट मार्केट डिस्क्लोजर रूल्स होते हैं। डेवलप्ड स्टॉक मार्केट होती है इसके अंदर, ठीक है। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द इक्विटी फाइनेंसिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर द कंपनीज, राइट। सो इसमें क्या होता है, these nations have a well developed capital market और well known stock exchange, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज। हमने पढ़ा यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कि इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, जिससे द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स बाय फॉर्मल वोटिंग प्रोसेस फॉर कैरिंग द फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। उसके बाद ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट की, देयर इज अ फेयर सेपरेशन बिटवीन द ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और नॉर्म्स यानी वही डिस्क्लोजर्स वगैरह के नॉर्म्स जो हैं वो, कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स आर कॉन्फिडेंशियल, रूल्स अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग हो जाती है कि एम्प्लॉय वगैरह को, किसी को जो काम कर रहे हैं उनको पता चल गया तो उसकी वजह से जो ट्रेडिंग करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी खरीद लेते हैं, हम भी बेच देते हैं, ये अपने पड़ोसियों को बता दिया, रिलेटिव्स को बता दिया। एज वेल एज फाइन पेनल्टीज फॉर मैनिपुलेशन आर स्टेप, these provide adequate protection to investors and helps in promoting liquidity. देन जर्मन मॉडल में क्या है, जिस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, टू टायर बोर्ड मॉडल भी कहते हैं। प्रैक्टिस होता है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में और नीदरलैंड्स में। ओके, तो दिस मॉडल ट्रीट्स द कंपनी एज सोशल पार्टनरशिप एम्फसाइजिंग स्टेक होल्डर इंटीग्रेशन। ये मॉडल क्या करती है, ट्रीट करती है कंपनी को कि सोशल पार्टनरशिप की तरह एम्फसाइज कर दिया, स्टेक होल्डर की इंटीग्रेशन के लिए, ऊपर से शेयर होल्डर के लिए है, स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। नीदरलैंड्स को पहले हम होलैंड कहते थे, इसलिए आपको बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगह आपको यहाँ बोलेंगे कि होलैंड करता था, तो होलैंड एंड नीदरलैंड्स आर सेम। नाउ होलैंड इज नोन एज नीदरलैंड्स, ओके। और फ्रांस के भी कुछ पार्ट्स में यूज होता था। इसमें क्या बोलते हैं कि जो शेयर होल्डर्स है ऑन द कंपनी बट डू नॉट एंटायरली, तो इसलिए स्टेक होल्डर्स करेंगे। दे इलेक्ट 50% मेंबर्स ऑफ द सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द अदर 50% जो है वो लेबर यूनियन से यूज होती थी। दिस मॉडल बिलीव्स दैट बोथ एम्प्लॉयज और लेबरर्स हैव देयर शेयर इन गवर्नेंस, क्योंकि वो भी तो काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए टू टायर बोर्ड सिस्टम क्या था, सुपरवाइजरी बोर्ड था जिसको हम ये कहते थे, और नॉन एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट बोर्ड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड लेबर यूनियंस अंडर डिटर्मिनेशन लॉज। इट अपॉइंट्स एंड मॉनिटर्स द मैनेजमेंट बोर्ड, क्या करता था, मॉनिटर करता था और अपॉइंट करता था मैनेजमेंट के बोर्ड, सुपरवाइजरी बोर्ड। उसके अंदर मैनेजमेंट बोर्ड जो दूसरा था वो क्या करता, कंसर्नली एंटायर एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हु हैंडल डायरेक्टली ऑपरेशंस, उनको देखता था। रोल ऑफ बैंक का क्या रोल था इसमें, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स ऑफन होल्ड्स लॉन्ग टर्म इक्विटी स्टेक्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल डेट फाइनेंसिंग, टेकिंग एन एक्टिव रोल इन गवर्नेंस। बैंक भी गवर्नेंस में क्यों पार्ट लेता था, क्योंकि उसका मोटा पैसा कंपनी के अंदर फंसा हुआ है, वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग टर्म इक्विटी स्टेक्स उसके अंदर होता था, इसलिए वो स्ट्रक्चरल डेट फाइनेंसिंग की वजह से उसको भी एक्टिव रोल लेना पड़ता था इसके अंदर। तो डुअल बोर्ड है, पब्लिक है, प्राइवेट कंपनीज विद मोर देन 500 एम्प्लॉयज शुड बी सुपरवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। बैंक का क्या था कि वो वेरियस इंपॉर्टेंट वोटिंग पावर्स इन मेनी कॉर्पोरेशंस ऑफ जर्मनी, तो इसलिए दीज वोटिंग राइट्स आर क्रिएटेड एज मोस्ट शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड दीज बैंक्स आर परमिटेड टू कास्ट देयर वोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। जैसे कि मान लो एज अ वो दे दिया रखने के लिए कि हमारे पैसे जब तक तुम रख लो। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो जर्मन मॉडल है उसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी होता है, और इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लेस डेवलप्ड स्टॉक मार्केट थी, क्योंकि जर्मन मॉडल इज टाइप टू हैव अ नॉन लिक्विड लेस डेवलप्ड स्टॉक मार्केट। देन जापानीज मॉडल, इसको हम रिलेशनशिप मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्क करता है कल्चरल रिलेशनशिप के बीच में, सीन इन जापानीज किरेत्सु।
ठीक है, एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क गवर्नेंस सिस्टम सेंटर्ड अराउंड किरेत्सु। किरेत्सु क्या होता है? लार्ज क्रॉस शेयर होल्डिंग ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म, बहुत सारी शेयर होल्डिंग्स किसी ग्रुप की, इंडस्ट्रियल फर्म्स की, ट्रेडिंग एंटिटीज की और सेंट्रल फाइनेंशियल बैंक की। और ये जो शेयर होल्डर्स एंड बैंक अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका तो पूरा का पूरा एक वो भी बना सकते हैं हम, एक डायग्राम, कि जो शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड को, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी होता है। फिर वो रैटिफाई करता है प्रेसिडेंट के डिसीजन को। फिर जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को, प्राइमरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फिर वो मैनेज करते हैं कंपनी को और शेयर होल्डर्स ओन करते हैं कंपनी को। और जो सुपरवाइजरी बोर्ड है, ठीक, क्योंकि जो मेन बैंक था वो प्रोवाइड मैनेजर्स मॉनिटर्स एंड एक्ट्स इन इमरजेंसीज, किसको? सुपरवाइजरी बोर्ड को। तो वही जो मेन बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है कंपनी का, और वो कभी कभी ओन भी करता है कंपनी को धीरे धीरे। जो क्रिएट्स इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है, कंपनीज विद इन द नेटवर्क होल्ड स्टेक्स इन वन अनदर। जो इस मॉडल के अंदर कंपनीज है वो एक दूसरे की स्टेक्स उसके अंदर होती है, जो कि क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना लेती है, जो कि वो प्रोटेक्ट करता है फर्म को होस्टाइल टेक ओवर्स से, कि उसका उसमें है, उसका उसमें है, दोनों का है। ये जो सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ इंटरलिंक्ड कंपनीज दैट होल्ड सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग्स। दिस सिस्टम क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, होस्टाइल्स को प्रिवेंट करता है, helps in maintaining stability in the market and reducing competition among companies। और गवर्नेंस एनवायरनमेंट क्या है? कि रिलाइजर इंटरनल रिलेशनशिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर कॉर्पोरेट एक्टिविटी। कौन? गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर प्लेस्ड इन द बोर्ड ऑफ कंपनीज। consensus driven decision and close coordination with governance agencies जैसे कि मेती, rather than relying heavily on independent external directors। Long serving or committed employees are also given various important roles and responsibilities in the board of companies। जो एंग्लो सेक्सन मॉडल था वो बेस्ड प्राइमरली ऑन शेयर होल्डर्स डिसीजन, लेकिन जो जापानीज है वो स्टेक होल्डर्स को लेके चलता है, ठीक है। और जो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब्सटैंशियल स्टेक रखते हैं इक्विटी कैपिटल में कंपनी के। उसके बाद है आर्ट ऑफ गवर्नेंस। आर्ट ऑफ गवर्नेंस इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, रिटन बाय चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते थे। एंशियंट इंडिया में जो अर्थशास्त्र है उसको वो फाउंडेशनल गाइड है किसका? टू स्टेट कार्ड एंड कॉर्पोरेट एथिक्स की, कैसे कॉर्पोरेट में एथिक्स रखने चाहिए। क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो समराइजेज द थॉट्स ऑफ कौटिल्य ऑन वेरियस टॉपिक्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज, और इट लेज डाउन वेरियस रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर सक्सेसफुली रनिंग अ स्टेट। स्टेट को, नेशन को कैसे आपको नॉर्म्स के साथ सक्सेसफुली रन करना है। कौटिल्य ने सजेस्ट किए थे कॉन्सेप्ट जैसे कि गवर्नेंस, पॉलिसी, पॉलिटिक्स, प्रोग्रेस हैव अ लिंक विद वेलफेयर ऑफ पीपल। इसलिए अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और डिनोट्स है बेटर वे ऑफ रनिंग अ कंट्री, तो इसलिए वो अभी भी पॉपुलर है और रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो है इट शोज द इफेक्टिव गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैव डीप हिस्टोरिकल रूट्स। पहले से हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रूट्स है किसके? इफेक्टिव गवर्नेंस प्रिंसिपल के। कोर फिलोसफी क्या है इसकी? मेन फिलोसफी क्या है? कौटिल्य बिलीव दैट द गुड गवर्नेंस इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी, कि स्टेबल रहे द मैनेजर्स ऑफ द नेशन, यानी कि रूलर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है, स्टेबिलिटी विल डेफिनेटली बी इंश्योर्ड। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है, तो स्टेबिलिटी आएगी, होगी। कौटिल्य ऑलवेज टॉक्ड अबाउट सोशल वेलफेयर बीइंग द सेंटर ऑफ हिज डिस्कशन। सोशल वेलफेयर होना चाहिए, रूलर ऑफ द नेशन शुड हेल्प द पुअर एंड हेल्पलेस एंड प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द citizen। The ruler acts as a trustee of the people, with their personal welfare tied directly to the welfare of the collectively group. In the happiness of his subject lies his happiness, कि अगर सब्जेक्ट के अंदर हैप्पीनेस होगी तो उसकी भी हैप्पीनेस हो जाएगी। द वेलफेयर ऑफ हिज वेलफेयर, मतलब अगर हम दूसरों की वेलफेयर करेंगे हम खुद की वेलफेयर कर रहे हैं, मेन ऐसे कह लो। की गवर्नेंस वो क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफिस should be built with the proper infrastructural facilities, or records related to the income and expenditure of the kingdom should be kept।
ठीक है। तो एम्फोसिस अपॉइंटिंग कैपेबल एथिकल लीडर टू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, एथिकल लीडर दे, इतना कैपेबल हो कि सही से लीडर हो, लीडर जो है वो एथिकल हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए बैकएंड बाय कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अकाउंट्स और ऑडिट के लिए रिकमेंड करते हैं कि रिकॉर्ड जो स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग सिस्टम में रहे, इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफिसर्स रहे टू ट्रैक रेवेन्यू एंड प्रिवेंट फ्रॉड, की फ्रॉड ना हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे, क्लियर डायरेक्टिव्स रहे, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स रहे, एसेंशियल टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूजन और मैंने तेरे को बोला तूने क्यों नहीं किया, मैंने भी कर दिया, तूने भी कर दिया। तो व्हेन इन द कोर्ट ही शैल नेवर कॉज हिज पेटिशंस टू वेट एट द डोर। कोर्ट के अंदर कभी भी पेटिशन को ये ना हो कि वो बाहर खड़ा हो डोर के। फॉर व्हेन अ किंग मेक्स हिमसेल्फ इनएक्सेसिबल, अगर किंग अपने आप को इनएक्सेसिबल बना लेगा पीपल से, एंड एंट्रस्ट हिज वर्क टू हिज इमीडिएट ऑफिसर्स, ही मेड टू बी श्योर टू इंजेंडर कंफ्यूजन इन द बिजनेस। अगर वो बीच में किसी और को, थर्ड पार्टी को लिया आएगा अपने और जो एंड यूजर है उसके, तो फिर कंफ्यूजन होती है, इनएक्सेसिबिलिटी लिया आएगा तो काम के अंदर इमीडिएट ऑफिसर्स क्या कर देंगे, कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। एंड टू कॉज देयर बाय पब्लिक डिसअफेक्शन, जिसकी वजह से डिसअफेक्शन रहेगी पब्लिक के अंदर। हिमसेल्फ अ प्रे टू हिज एनिमी, और अपनी ही एनिमी के लिए वो प्रे, चारा बन जाएगा। Consumer protection, it includes rules to protect citizens from unfair trade practices, कि वो trade practices unfairly ना करे। इसलिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल भी था। इसके लिए भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रूल भी है, रूल नहीं है मतलब सेक्शन है कॉर्पोरेट CSR के लिए। Kautilya very well suggests that the effective communication is a key for growth and smooth working of the organization. A leader should be able to address and listen to the concerns of the people working for the organization, which will not only promote satisfaction लेकिन organization को higher level पे लेके जाएगा। उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि जो अच्छा लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है, कभी भी डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करेगा, एंगेज होएगा इन द मेकिंग द फास्ट एंड इफेक्टिव डिसीजन। अपने ही टेल्स अस टू द रिवॉर्ड द हाई परफॉर्मेंस फॉर देयर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबल रहेगा, जो अच्छा काम करे उनको अच्छा गिफ्ट मतलब वो दो, कुछ भी एप्रिसिएशन दो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कौटिल्य फिलोसफी में क्या था कि कंज्यूमर्स वर सेफगार्ड फ्रॉम ऑल द मैल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द ट्रेडर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज आल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर द स्टेट, echoing the modern corporate social responsibility goal. नाउ ये चैप्टर इज फिनिश, लेकिन इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following is not a characteristics of the company। कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड बॉडी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परमिशन सब्सक्रिप्शन होता है, ह्यूज लायबिलिटी जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी की ह्यूज लायबिलिटी कंपनी फीचर्स लिमिटेड लायबिलिटी कैप्ड एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। डेट कैन बी रेफर्ड एज अ वे इन विच द कॉर्पोरेट एंटिटी इज गवर्न। कौन सा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट किसमें गवर्न होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फोर्ड। ठीक है, टेलर नहीं। Dash is considered as the managers as agent can be termed trustworthy and they do not work for misappropriation of goods। कौन सा, स्टुअर्डशिप थ्योरी, जिसको हम डोनाल्डसन डेविस भी कहते हैं। हम स्टुअर्डशिप थ्योरी लिखेंगे, दैट विल बी बेटर क्योंकि हमने इससे पढ़ा। डैश मॉडल नोन एज रिलेशनशिप मॉडल, कौन सा, जापानीज मॉडल। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन द एटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे आई है, लैटिन वर्ड से आई है, कम यानी टुगेदर, पहले से नहीं ब्रेड, यहाँ पीस ऑफ ब्रेड रेफरिंग टू द एसोसिएशन ऑफ पीपल गैदर टू शेयर द मील्स एंड cooperate on shared goals। State the definition of corporate governance given by Sir Adrian Cadbury। कैडबरी ने क्या बोला था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या, इज अ सिस्टम बाय विच कंपनी को डायरेक्ट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। ना कंपेयर एजेंसी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी को स्टुअर्डशिप थ्योरी को कंपेयर करना, उसके एग्जेम्पशंस वगैरह को। एजेंसी थ्योरी क्या थी, ओनली फॉर शेयर होल्डर्स, जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, एज्यूम करके रखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रैशनल है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, सजेस्टिंग जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्टिंग है वो ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स के बीच में, कि इट व्यू मैनेजर्स एज अपॉर्चुनिटीज एक्टर्स, जिनको खाली ओवरसाइट, इनको ओवरसाइट चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, नहीं तो वो अब मतलब वो बहुत सेल्फिश होते हैं, अपना अपना देखेंगे, कंपनी के बारे में नहीं सोचेंगे। उनका और कंपनी का गोल अलग अलग होता है, लेकिन स्टुअर्डशिप में कंपनी और उसका गोल एक ही होता है। सॉरी, व्यूज मैनेजर्स एज रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट एसेट, वो कंपनी को लेके चलेंगे, कंपनी को बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उनका भी अच्छा होगा। इट अज्यूम्स एग्जीक्यूटिव्स आर नेचुरली मोटिवेटेड, अपने आप में मोटिवेटेड होते हैं, लाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को, फाइंडिंग प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन इन इंस्टीट्यूशनल सक्सेस, एंड आर्ग्यूज दैट सपोर्टिव ऑटोनोमस एनवायरमेंटल वर्क बेटर देन ओवरली रेस्ट्रिक्टिव कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एंग्लो सैक्सन और जर्मन मॉडल। एंग्लो सैक्सन क्या था, जो यूएस यूके में होता है, इसको अमेरिकन मॉडल भी कहते हैं। वो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि उधर की शेयर होल्डर मार्केट है वो बहुत अच्छी है, शेयर सॉरी स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छी है, फोकस प्राइमरली ऑन शेयर होल्डर्स वैल्यू।
फीचर्स करते हैं सिंगल यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिक्स करते हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को अलॉन्ग विद वाइडली डिस्पर्स्ड इक्विटी बेस और जर्मन मॉडल टू टायर स्ट्रक्चर है नॉन एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजरी बोर्ड इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स and employees that provide oversight and distinct management board made upon the executive directors handling daily operations. It emphasizes stakeholder determination and involves commercial banks as their long term partners. इसकी वजह से उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट देना पड़ता है उनको भी पावर देनी पड़ती है. That's it. Thank you.